कैसे हैं आप सब। यह वीडियो क्लास 10 का चैप्टर 6 है और यह पार्ट 1 है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। और यह चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो इस वीडियो में हम ये जो हमारा पहला भाग है इसका कुछ अंशों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं आपको, जो हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं उसमें मैं प्रत्येक लाइन आपको पढ़ा रहा हूं, उससे जो भी प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले तो आप यह जान लें कि यह जो फर्स्ट और सेकंड पारा है उसमें कोई ख़ास प्रश्न है नहीं इस चैप्टर में। आगे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, फिर भी हमें इसे पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि जीवित चीज़ कौन है, या फिर बोलें कि कौन जीवित है और कौन डेड है, या फिर बोलें कि लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, तो सबसे पहला चीज़ जो आपके दिमाग में आता है वह है मूवमेंट। वह क्या है? मूवमेंट। कि यदि कोई चीज़ जिसमें मूवमेंट हो रहा है उसे हम लोग अलाइव मान लेंगे, और जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है उसे हम लोग डेड मानेंगे। ठीक है, लेकिन क्या यह एक क्राइटेरिया उतना सही है? यही बात इस पैराग्राफ में बताया गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग। यदि हम लोग एक कुत्ते को देख रहे हैं कि वो दौड़ रहा है तो उसमें मूवमेंट हो रहा है। या और अ काउ चीविंग कड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट। या फिर एक गाय को देखें जो कि पागुर कर रही है। चीविंग कड मतलब क्या हो गया? पागुर करना, तो पागुर कर रही है। या फिर एक आदमी जो कि चिल्ला रहा है। तो इन सब में कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट दिखेगा, तो आप इसे क्या मान सकते हैं? जीवित मान सकते हैं। लेकिन एक फ़ैन है आपका, वो भी तो मूव कर रहा है, तो क्या आप इसे फिर अलाइव मानेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब है सिर्फ मूवमेंट एक क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम किसी एक ऑर्गेनिज़म को बोलें कि यह अलाइव है, या किसी एक अदर ऑब्जेक्ट को बोलें कि ये डेड है, या फिर ये अलाइव नहीं है। तो और वे क्या चीज़ें हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज़म एक लिविंग थिंग है या लिविंग बीइंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स। व्हाट इफ़ द डॉग और द काऊ और द मैन वर एस्लीप। तो अब आप बताइए कि यदि वे सो रहे हैं तो उनमें उस प्रकार का मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या आप उन्हें डेड मानेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं मान सकते हैं। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। तब भी हम उन्हें क्या मानेंगे? उन्हें अलाइव मानेंगे। बट हाउ डिड वी नो दैट। लेकिन हम लोग ये कैसे जानते हैं कि वे अलाइव हैं जबकि उनमें उतना मूवमेंट तो हो नहीं रहा है? वी सी देम ब्रीदिंग। तो हम लोग देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। और तब हम जान जाते हैं कि वे क्या हैं? अलाइव हैं। देन व्हाट अबाउट प्लांट्स। तो प्लांट के बारे में फिर क्या? प्लांट को आप ब्रीदिंग करते हुए तो नहीं देखते हैं, या फिर प्लांट में उस प्रकार के मूवमेंट को तो आप नहीं देख पाते, तो फिर आप उन्हें लाइव फिर कैसे कहेंगे? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हम लोग प्लांट के बारे में कैसे जानेंगे कि वे अलाइव हैं? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन। तो यदि हम आपसे पूछा जाए कि प्लांट को आप अलाइव क्यों मानेंगे, तो आप बोलेंगे क्योंकि वे ग्रीन हैं। लेकिन कुछ प्लांट ग्रीन नहीं भी होते, उनका कलर अलग होता है, तब आप उन्हें अलाइव कैसे कहेंगे? दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। तब फिर हम लोग बोलेंगे कि वे क्या होते हैं? उनमें ग्रोथ होता है, और जिसके कारण हम उन्हें अलाइव मान सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। और इस रूप में भी हम उनमें क्या देखते हैं? मूवमेंट। यदि वे अलाइव हैं तो उनमें ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है तो क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। सम विल से इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। इसका मतलब ये पूरे पैरा में आपने देखा, क्या देखा? कि कुछ ना कुछ मूवमेंट रिलेटेड चीज़ को ही आप समझते हैं कि यह क्या है? किसी चीज़ को डिनोट करता है कि वह अलाइव है या फिर क्या है? डेड है। मतलब मूवमेंट या तो ग्रोथ के रूप में हो या किसी अदर रूप में हो, तो आप उन्हें क्या मानते हैं? अलाइव मानते हैं। ठीक है, ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट।
एज कॉमन एविडेंसेस फॉर बीइंग अलाइव, और हम लोग उसको कॉमन एविडेंस मानते हैं। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि कुछ प्लांट्स जो कि ग्रोथ जिनमें हो रहा है, लेकिन हम तुरंत नहीं बता सकते कि वे बढ़ रहे, क्योंकि प्लांट इतने फास्ट तो ग्रो नहीं कर रहे हैं कि 5 सेकंड में वो काफ़ी बड़े हो जाएं। या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, फिर भी हमें नहीं पता चलता। जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो इसमें भी ब्रीदिंग हो रहा है, इसमें भी रेस्पायरेशन हो रहा है, लेकिन रेस्पायरेशन के कारण इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, तो इनमें बिना विजिबल मूवमेंट के भी ये लिविंग है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट एनफ। तो यह एक ही लाइन के लिए आपको इतनी बातें पढ़ाई गई, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये पैरा हम लोगों के कुछ खास काम का नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, या बोलें कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप इसे स्किप कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने के लिए या फिर उसके डेड होने के लिए हम लोग विजिबल मूवमेंट को, यानी कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट पर ही ये सारा चर्चा था। तो विजिबल मूवमेंट को एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते हैं, ठीक है, कि यदि विजिबल मूवमेंट होगा तभी वह अलाइव होगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। या फिर यह सिर्फ यही बात काफ़ी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक बात तो मैंने ऐसे ही बताया कि यदि आप फ़ैन एक मूव कर रहा है तो क्या आप इसलिए भी मानेंगे? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो आगे अब बढ़ते हैं सेकेंड पारा में। इसमें भी कोई ख़ास प्रश्न तो है नहीं, लेकिन आपको पढ़ना होगा। Movements over very small scale will be invisible to the naked eyes movement of molecules for example। तो कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो कि आपको नेकेड आई से तो नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल आपके ही बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो क्या आप नेकेड आई से उसको देख पा रहे हैं क्या? तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक था, आगे बढ़ते हैं। इज दिस invisible molecule movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes। तो अभी अब नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का आ रहा है, इसी के बारे में इतना सारा डिटेल दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो NCERT हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा ही क्लिष्ट लैंग्वेज होता है और इसमें स्पष्ट कोई भी बात क्लियर नहीं लिखा रहता है, बड़ा घुमा के लिखा रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये बोल रहा है, तो जो किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट बॉडी में, क्या ये आवश्यक है? बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, तो क्या ये लिविंग बीइंग के लिए आवश्यक है? तो बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट हैं जो इसे बोलते हैं यस, हाँ ये आवश्यक है ना। यही इस लाइन का ये मीनिंग है। तो इसका ओवरऑल जब मीनिंग निकाले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होगा? मूवमेंट करना होगा। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लें, मान लीजिए कि आपके लंग्स में क्या जाता है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी में जाना चाहिए, पूरे सेल्स में जाना चाहिए, तो इस ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए। तो ये मूवमेंट तो बहुत ही आवश्यक है, ये तो आप भी जानते हैं। वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम, लेकिन जो वायरस हैं उनमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। तो बस आप देख लीजिए, बस एक लाइन में यह लिखा हुआ है और इसी एक लाइन का कितना बड़ा मीनिंग हो सकता है, बहुत बड़ा मीनिंग हो सकता है। तो ये वायरसेस के बारे में जो बोल रहा है, तो पहले तो आपको जानना होगा कि वायरस को ना ही लिविंग माना जाता है, ना ही डेड माना जाता है। यदि वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर में नहीं है तो वो कैसा है? डेड है, पड़ा हुआ है। लेकिन जब वो किसी लिविंग सेल में जाएगा तो अपनी संख्या को क्या करेगा? बढ़ाएगा, या फिर वो क्या करेगा? अपना जो उसका DNA है या फिर RNA है, उसकी संख्या में क्या करेगा? बढ़ोतरी करेगा। या सीधे समझ लें
कि जब तक कोई वायरस किसी लिविंग सेल को पर अटैक नहीं करेगा या फिर लिविंग सेल में नहीं होगा, तब तक उसे हम डेड मानेंगे और उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर उसमें कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। एंड दैट इज़ पार्टली वाई देर इज़ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो यही वह कंट्रोवर्सी जिसके कारण हम उन्हें ना लिविंग मानते हैं और ना ही नॉन लिविंग मानते हैं। जब वे फ्री स्टेट में हैं तो उन्हें हम लोग नॉन लिविंग बोलेंगे, और जब वे किसी अदर सेल पे अटैक करेंगे तो उन्हें क्या मानेंगे? लिविंग मानेंगे। तो ये तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, ये अलग से ही आप पढ़ सकते हैं इसे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे NCERT कर रहे हैं। तो ये आगे अब हम लोग जब पैरा पढ़ेंगे तो आप मूवमेंट के बारे में ही देखेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2-3 जो पैरा हम लोगों ने पढ़ा वो हम मूवमेंट को एक मूवमेंट टॉपिक लिया और उसी को घुमा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। अब ये प्रश्न तो आप लिख ही लीजिए, ये हमारा पहला प्रश्न आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और यदि आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करें तो आप जान लीजिए कि ये क्या होता है। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। हमारे बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है, वह क्यों आवश्यक है, यह है प्रश्न। तो इसका तो बड़ा ही साधारण सा आंसर है या बड़ा ही सिंपल आंसर है कि हमारे बॉडी में कोई भी पदार्थ जो कि आवश्यक है वह सिर्फ एक सेल में आवश्यक नहीं है, सभी सेल के लिए आवश्यक है। हमारा बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो मान लीजिए आपका ये टो है तो वहाँ भी आपका सेल है, ठीक है। तो यदि आप ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स में, ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? लंग्स में। तो ये O2 का मूवमेंट, आपका ये जो टो है वहाँ सेल है तो वहाँ भी तो जाना चाहिए। तो आप सोच लीजिए आपका लंग्स से ये जो आपका अंगूठा है, पैर का अंगूठा, उसका लास्ट जो छोर है वहाँ तक ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र होना चाहिए, और यदि ऑक्सीजन ये नहीं जाएगा तो वहाँ का सेल क्या सही प्रकार से फंक्शन कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। तो इस प्रकार से ये मूवमेंट तो ज़रूरी है ही है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत ही आवश्यक है। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure। living organism क्या है? well organized structure। जैसे आपने पढ़ा है सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म है। ये सारा आपने पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ये पूरा सिस्टम है हमारा बॉडी। Cells have smaller components in them and so on. Because of the effect of environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. तो अब देखिए ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में बहुत सारे टूट फूट भी हो रहे हैं या फिर इसमें मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इस सेल को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इस सेल को भी ग्लूकोज की आवश्यकता है, ठीक है। तो दो बात हो गए, पहला तो हो गया मेंटेनेंस, यहाँ देख सकते हैं मेंटेनेंस यहाँ लिखा हुआ है कि मेंटेन करना, मेंटेनेंस, और दूसरा हो गया रिपेयरिंग। यदि ये टूट फूट हो रहा है तो उसमें आपको रिपेयरिंग भी करना है। तो ये दो बातें बहुत ही आवश्यक है और आपको आंसर में भी ये दो बातें लिखनी होंगी कि हमारे सेल को, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं या पूरा हमारा बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड रूप है तो उसमें यूनिट क्या है? सेल हैं। तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए या फिर ये सेल हमेशा क्या रहे? टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए इस ऑर्गेनाइज्ड ये जो पूरा हमारा दिख रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए मॉलिक्यूल का मूवमेंट बड़ा ही आवश्यक है। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, रिपेयर करने के लिए क्या ज़रूरी है?
मॉलिकुलर मूवमेंट का ज़रूरी है। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम। ये सारे हमारे जो स्ट्रक्चर है वो किसी से बने, मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो यह कोई ख़ास वीडियो नहीं था, लेकिन इसके बाद मैं जो भी वीडियो पढ़ाऊँगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। इन 2-3 पारा में कोई ख़ास प्रश्न थे नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।